नमो नमो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय में व्याकरण। और व्याकरण का जो प्रकरण चल रहा है विद्यार्थियों, वो चल रहा है हमारा तिङन्त प्रकरण। क्या चल रहा है विद्यार्थियों? तिङन्त प्रकरण चल रहा है हमारा। अब देखिए, जो तिङन्त प्रकरण है उसमें हमने सकर्मक और अकर्मक को पढ़ लिया था। और सकर्मक और अकर्मक जो हमने पढ़ लिए थे, उन सकर्मक और अकर्मक के बाद अब आपको पता होगा कि जैसे कोई धातु एक ही होती है, जैसे भू धातु है, और भू धातु अकेली होती है, लेकिन वह अकेली धातु सभी लकारों में प्रयुक्त होती है, सभी कालों में प्रयुक्त होती है। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इन सभी कालों में क्या है, वह धातु प्रयुक्त होती है विद्यार्थियों। अब देखिए, जैसे हम कोई धातु वर्तमान काल में प्रयुक्त करते हैं तो उसके लिए जो सूत्र है वह है वर्तमाने लट। ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, यह इस बात को कहता है कि कोई अगर धातु ऐसी है जिसका प्रयोग हम वर्तमान काल में कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि अगर कोई धातु ऐसी है जिसका प्रयोग हम वर्तमान काल में कर रहे हैं तो उसमें लट प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? लट आता है। देखिए क्या कहते हैं, वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से क्या कहते हैं? वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से लट प्रत्यय होता है। लट के ट और आ की इत संज्ञा होती है। देखिए, ये क्या कहते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से लट प्रत्यय होता है और लट के ट और आ की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कहा है। अब देखिए क्या कहते हैं, अब जब आप लिखेंगे, अब पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए यह लट है, यह आपको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए है। और इस लट में ये जो टा है, टा की इत संज्ञा होगी हमारी विद्यार्थियों हलन्त्यम से। आप जानते हैं हलन्त्यम सूत्र से लट के टा की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ल। और इसमें भी आ है, और इस आ की आप लिखेंगे, एक सूत्र है विद्यार्थियों, उपदेशे अजनुनासिक इत। कौन सा सूत्र है? उपदेशे
अजनुनासिक इत। जो उपदेश है अजनुनासिक इत जो सूत्र है विद्यार्थियों, इस सूत्र से इस ला में जो आ है, यहाँ आ लगा हुआ है, इस आ की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से क्या हो जाता है, इसका लोप होता है। तो आपके समझ में दोनों आ गए होंगे। ये जो लट है, लट के टा और आ की संज्ञा हो जाती है और फिर हमारे पास कैसा रह जाता है, हलंत ला रह जाता है। और देखिए ये तो समझने के लिए, जब आपके लिए वर्तमान लट सूत्र की व्याख्या आ जाती है, इस सूत्र की जब व्याख्या आ जाएगी तो आपको इतना लिखना है, वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से लट प्रत्यय होता है और लट के ट और अ की संज्ञा हो जाती है। फिर आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण कैसे लिखेंगे, जैसे, और आप लिखेंगे भू प्लस लट और आप लिख देंगे वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की क्या कहते हैं, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट प्रत्यय का आगम। ये विद्यार्थियों आपके सूत्र की संपूर्ण व्याख्या हो जाती है। इस सूत्र से व्याख्या करने के बाद फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। जितने नंबर का होता है 1 नंबर भी नहीं काटेगा, आपको इतना लिखना है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जो गण होते हैं विद्यार्थियों, जो धातुएं एक एक जैसी थी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत धातुएं हैं और आप भी पढ़ते हैं, भू पच अद, अनेक ऐसी धातुएं हैं जिनके अनगिनत कह सकते हैं हम, और अनगिनत हैं। तो फिर क्या किया, कुछ विद्वानों ने जो संपूर्ण धातुएं थी ना, एक एक जैसी धातुओं को एकत्रित कर लिया और एकत्रित करके उनके समूह बना दिए। और समूह बना दिए तो उन धातुओं में जो पहली धातु थी उसके आधार पर जो गण बन गया तो वह बना दिया आपका गण समूह, एक धातुओं का समूह। जैसे मान लीजिए भू धातु थी, और भू धातुओं में जैसे जैसे लक्षण होते हैं भू धातु में, ऐसी जितनी बार धातुएं थीं वे सब एकत्रित की
और एकत्रित करने के बाद उनका एक समूह बना दिया, एक गण बना दिया। तो यह भू है और भू जिसके आदि में है, भू आदि, और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भवादि। भूआदि से तात्पर्य क्या है? भवादि। और देखिए फिर जोड़ देते हैं इसमें गण। तो जिस धातु के जैसे भू धातु ली और भू धातु की जैसी जो अन्य धातुएं थी उन सबको मिलाकर के एक समूह बना दिया। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। और भू सबसे पहले थी, इसलिए यह जो गण था विद्यार्थियों, यह क्या कहलाया आपका? भवादि गण। क्या कहलाया? भवादि गण कहलाया ये। अब ये जो धातुओं के गण हैं आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कोई क्या है तो आप कहेंगे धातुओं के 10 गण हैं। धातुओं के 10 गण हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आप पहले से इनको पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको ये क्रम से याद कर लेने हैं। जैसे नंबर पहला है भवादि गण, नंबर दूसरा है अदादि गण, नंबर तीसरा है जुहोत्यादि गण, और नंबर चौथा है विद्यार्थियों देवादि गण। और नंबर 5वां है स्वादि गण। और इसके बाद विद्यार्थियों 6वां है तुदादि गण, 7वां है रुधादि गण, 8वां है तनादि गण, 9वां है क्रियादि गण, और 10वां है विद्यार्थियों चुरादि गण। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इन गणों को क्रम से याद कर लेना है। कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले तीसरा गण कौन सा है तो आपको ये क्रम से याद कर लेने विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे वाला जो सूत्र है टिप तस झी सिप थस
था, तिप तस झी सिप थस था, मिप वस मस ता आताम झ था साथाम ध्वमेड बही महिंग ये सूत्र है विद्यार्थियों, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। अब देखिए, अब आप लिखेंगे जैसे हेतु सूत्र हो गया, अर्थात तिप तस झी सिप थस था निप वस मस तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। फिर ये विद्यार्थियों, ये तो हो गए प्रत्ययों के नाम। फिर आप लिखेंगे ये 18 प्रत्यय, क्या लिखेंगे? ये 18 प्रत्यय ल के स्थान पर आदेश होते हैं। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? ये 18 प्रत्यय ल के स्थान पर आदेश होते हैं। और इस तरीके से जब आप लिख देंगे तो ये तो हो गई हमारे सूत्र की व्याख्या। और फिर आप लिखेंगे जैसे, जैसे में आप लिखेंगे भू प्लस ल, और आप यहां लिख देंगे इस स्थिति में, क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? इस स्थिति में। और देखिए ये ला है, मैंने आपको इसमें क्या लिखाया है कि ये कितने प्रत्यय हैं? 18 प्रत्यय हैं। तो ये जो 18 प्रत्यय हैं किसके स्थान पर आदेश होते हैं? ला के स्थान पर आदेश होते हैं। और इस उदाहरण में ला कहाँ है? यहाँ है। तो आप लिखेंगे भू प्लस एक प्रत्यय ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए इन सब प्रत्ययों का जो प्रत्याहार बनता है वो कौन सा बनता है? तिंग।
तो आप देखिए ती यहाँ से ले लेंगे और गा यहाँ से ले लेंगे, तो आप लिख देंगे तिंग, और आप लिख देंगे तिप तस झी, और आप लिख देंगे सूत्र से ल के स्थान पर 18 तिंग प्रत्ययों का आगम। क्या कहते हैं? तिप तस झी सूत्र से ल के स्थान पर 18 तिंग प्रत्ययों का आगम। तो जब व्याख्या आती है विद्यार्थियों हमारे लिए सूत्र की, तो 100 उदाहरण आती है, उदाहरण सहित, और जो उदाहरण सहित व्याख्या आती है तो हमें उदाहरण भी लिखना है और उस सूत्र की व्याख्या भी करनी है। तो ये विद्यार्थियों हो गए आपके उदाहरण सहित, हमें इतना ही लिखना है विद्यार्थियों, इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो 18 प्रत्यय हैं, इनमें प्रथम जो 9 प्रत्यय हैं वे तो होते हैं आपके परस्मैपद पद, और बचे जो 9 प्रत्यय हैं वे होते हैं आत्मनेपद पद। तो देखिए परस्मैपद पद और दूसरा है आत्मनेपद पद। अब इसमें आप देखिए, आप लिखेंगे जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष, दूसरा लिखेंगे मध्यम पुरुष, और तीसरा लिखेंगे उत्तम पुरुष। इस तरीके से विद्यार्थियों फिर आप लिख देंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए एक वचन में तिप, द्विवचन में तस और बहुवचन में झी। फिर देखिए सिप थस थ, एक वचन में सिप, द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। इसी प्रकार से मिप, बस और मस। और देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से लेकर के अंत तक ये जो 9 हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के कितने हैं 18 प्रत्यय हैं, और उसके बाद जो बाद वाले हैं वे कितने हैं 9। तो देखिए यहाँ भी आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर लिख देंगे आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए एक वचन में लिखेंगे ता, द्विवचन में लिखेंगे आताम और बहुवचन में लिखेंगे झ। एक वचन में लिखेंगे थास, द्विवचन में लिखेंगे आथाम और बहुवचन में लिखेंगे द्वम।
इसी प्रकार इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों इट वही और महेंद्र। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से यह लिखना है विद्यार्थियों। देखिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि ला के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं उनकी परस्मयी पद संज्ञा होती है, अर्थात वे परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। देखिए क्या बताया, ला के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मयी पद संज्ञक होते हैं कि ला के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, परस्मयी पद संज्ञा होती है। ये सूत्र है लह परस्मयी पदम, और लह परस्मयी पदम सूत्र ये कहता है कि जो 18 प्रत्यय किसके स्थान पर आए हैं, ला के स्थान पर, कि ला के स्थान पर आदेश होने वाले, ला के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। देखिए जैसे आपने क्या पढ़ा था, भू प्लस तिप, इससे पहले सूत्र में आपने क्या पढ़ा कि ये जो तिप है, सॉरी तिंग थे, तिंग का मतलब क्या होता है, 18 प्रत्यय, भू प्लस तिंग, और ये जो तिंग है ये कौन से हैं विद्यार्थियों, 18 प्रत्यय हैं। और ये जो 18 प्रत्यय हैं, और इसने क्या कहा, ला के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मयी पद संज्ञक होते हैं, कि ये जो आदेश हैं 18 प्रत्यय, तिंग से तात्पर्य क्या है, फिर आप लिख देंगे इस स्थिति में, क्या लिख देते हैं, इस स्थिति में। और देखिए ये जो तिंग हैं ये किसके स्थान पे आए थे, ला के पे, और ये सूत्र क्या कहता है, ये जो सूत्र है वह यह कहता है कि जो प्रत्यय, जो 18 प्रत्यय तिंग के स्थान पर आए हैं उनकी परस्मयी पद संज्ञा हो जाती है। यह एक सामान्य नियम है विद्यार्थियों कि जो ल के स्थान पर आए हैं प्रत्यय उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, परस्मयी पद। और आप लिख देंगे ला परस्मयी पदम, लह परस्मयी पदम, ये सूत्र है विद्यार्थियों। और आप लिख देंगे इस सूत्र से लह परस्मयी पदम, इस सूत्र से
लकार के स्थान पर आदेश होने वाले अठारह प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो तिंग प्रत्यय हैं ये 18 हैं और ये किसके स्थान पे आए थे? ला के स्थान पे आए थे। और ला के स्थान पे आए थे तो यह सूत्र क्या कहता है कि जो ला के स्थान पे आने वाले प्रत्यय हैं उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? परस्मैपद पद संज्ञा हो जाती है। अर्थात इन प्रत्ययों का नाम क्या हो जाता है? परस्मैपद पद प्रत्यय हो जाता है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक अगला सूत्र है तंगानावात्मनेपदम। तंगानावात्मनेपदम। तंगानावात्मनेपदम ये सूत्र है विद्यार्थियों। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसका जो अर्थ है तंग प्रत्याहार तथा सानच और कानच क्या कहते हैं? तंग प्रत्याहार, सानच और कानच प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। देखिए विद्यार्थियों, आपने जो 18 प्रत्यय पढ़े थे और उन 18 प्रत्ययों में तंग प्रत्याहार था। जैसे आपने बाद वाले जो 9 प्रत्यय पढ़े तो उनमें आपने पढ़ा था त, आताम, झ, ठास, आथाम, ध्वम, इत, वही और महिंग। देखिए विद्यार्थियों, ये 9 प्रत्यय हैं तो ये हम ता ले लेते हैं और यहां से गा ले लेते हैं तो ये बन जाता है विद्यार्थियों तंग। और ये क्या हो गया? तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार में ये 9 प्रत्यय आ जाते हैं विद्यार्थियों।
तो आप लिखेंगे तंग प्रत्याहार। ये सूत्र क्या कहता है कि जो तंग प्रत्याहार में आने वाले ये 9 प्रत्यय हैं इनकी, और सानच प्रत्यय है आपने पढ़ा है, और कानच प्रत्यय है, इन प्रत्ययों की क्या कौन सी संज्ञा हो जाती है, इनका नाम क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। इनको क्या कहते हैं हम, आत्मनेपद कहते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से क्या कहा पाणिनि ने कि जो 18 प्रत्यय थे उन 18 प्रत्ययों की परस्मयी पद संज्ञा हो गई। ये तो एक सामान्य बात हो गई विद्यार्थियों। लेकिन फिर दूसरा सूत्र है, ये अपवाद सूत्र है पहले सूत्र का। पहला जो सूत्र आपने पढ़ा लह परस्मयी पदम, तो जो लह परस्मयी पदम सूत्र पढ़ा आपने, उस लह परस्मयी पदम का यह अपवाद सूत्र है विद्यार्थियों, तंगानावा आत्मनेपदम। कौन सा है, तंगानावा आत्मनेपदम। तो ये जो सूत्र है, तो ये क्या कहता है कि जो तंग प्रत्याहार के 9 प्रत्यय, सानच और कानच प्रत्यय, इन प्रत्ययों का क्या नाम हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। जैसे जैसे में आप लिख देंगे जैसे मान लीजिए एद प्लस ता, और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से ता की आत्मनेपद संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, प्रकृत सूत्र से त की आत्मनेपद संज्ञा। तो ये जो आत्मनेपद संज्ञा है ये किसकी हुई, ता की हुई। और ता किसमें आता है विद्यार्थियों, तंग प्रत्याहार में आता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि तंग प्रत्याहार और सानस तथा कानच प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाती है, आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। अर्थात इन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, आत्मनेपद प्रत्यय कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है अनुदात्त गित आत्मनेपदम। अनुदात्त गित आत्मनेपदम। देखिए अब तक तो हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि कौन से प्रत्यय का नाम क्या हो जाता है, कौन से प्रत्यय की संज्ञा क्या हो जाती है। तो आपने पढ़ा कि भाई उन सब जो 18 प्रत्यय हैं उनकी सामान्य रूप से तो परस्मयी पद संज्ञा हो जाती है, और अगर हम विशेष रूप से देखें तो तंग प्रत्याहार की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। अब जो आगे वाला चरण है कि ये जो परस्मयी पद प्रत्यय हैं और आत्मनेपद प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को कहाँ लगाया जाता है। क्या बताया कि ये जो परस्मयी पद प्रत्यय हैं और आत्मनेपद हैं, तो पहले ये बताते हैं कि आत्मनेपद प्रत्यय लगता कौन सी धातु में है। यह जो सूत्र है वो क्या बताएगा आपको कि जो आत्मनेपद प्रत्यय है वह कहाँ प्रयुक्त होता है, कौन सी धातु में लगता है, कौन सी धातु के पीछे लगेगा आत्मनेपद प्रत्यय। तो
तो देखिए क्या बताते हैं कवि कि जिस धातु का अनुदात्त अच इत हो, क्या कहा, जिस धातु का अनुदात्त अच इत हो और गायित हो, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जिस धातु का अनुदात्त अच इत हो और गा इत हो, क्या बताया, उस धातु से परे आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं। क्या कहा, जिस धातु का अनुदात्त अच इत हो और ग इत हो, उस धातु से परे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या बताया, जिस धातु का अनुदात्त अच, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जो परस्मयी पद संज्ञक होते हैं और एक प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आत्मनेपद संज्ञक होते हैं, तो इनमें आत्मनेपद प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो देखिए आप बताएंगे, जिस धातु का अनुदात्त अच, आपने अच पढ़े, अच कहते हैं स्वर को, और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इसमें पहला जो सूत्र है वह क्या कहता है कि कोई धातु ऐसी हो जिसका अनुदात्त अच इत संज्ञक हो, जिसमें से अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हो रही है, तो उस धातु में आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा। और अगर किसी धातु में आत्मनेपद प्रत्यय लग जाता है तो वह जो धातु है वह क्या कहलाती है, आत्मनेपदी। प्रत्यय तो कहलाता है आत्मनेपद और धातु कहलाती है आत्मनेपदी। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए जैसे एक धातु है हमारी एध, और ये विद्यार्थियों पूरी धातु होती है। अब क्या है, इसमें ये जो स्वर है धा में, इस स्वर का लोप हो जाता है, और ये जो धा का स्वर है इसका लोप हो जाता है, और लोप होने पर धातु क्या बन जाती है, एध। और इस धातु में, इस एध धातु में प्रत्यय कौन सा लगेगा, आत्मनेपद। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा विद्यार्थियों, आत्मनेपद प्रत्यय प्रयुक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एध धातु है ऐसी धातु है जिसका जो अंतिम स्वर है वो कैसा था, अनुदात्त था, और उसकी इत संज्ञा हो गई और इत संज्ञा हो गई, तो ऐसी धातु जिस धातु में से अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा होती है, अर्थात इत संज्ञा होकर के लोप होता है, उसमें ता प्रत्यय लगता है, आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। तो आप देखिए, जैसे हम लिखेंगे, आप लिखेंगे एध और आप लिख देंगे उपदेशे अजानुनासिक। ये सूत्र है विद्यार्थियों, इस सूत्र से इस एध धातु के आ की इत संज्ञा हो जाएगी।
से एद के अ की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से सूत्र से इत संज्ञक आ का लोप। तो अब ये जो विद्यार्थियों कौन सी धातु रह गई हमारी, आ का लोप हो गया तो अनंत हो गई, और आप लगा देंगे इसमें त प्रत्यय। तो आपके ये जो सूत्र था इसकी शर्त पूरी हो गई कि जिस धातु के अनुदात्त अच, तो ये जो आ था ना विद्यार्थियों वो कौन सा था, अनुदात्त था, और अनुदात्त था तो ये जो अनुदात्त स्वर था इसकी इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से उस इत संज्ञक वर्ण का हो गया लोप, इसका लोप हो गया। और आप यहां लिख देंगे प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय आगम। ठीक है, तो पहली शर्त तो क्या है कि कोई भी ऐसी धातु हो जिसका अंतिम स्वर अनुदात्त हो और उसकी अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हो रही हो, तो उस धातु के बाद आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। तो देखिए एद जो धातु है उसका जो अंतिम स्वर है आ, वह अनुदात्त भी है और उसकी इत संज्ञा भी होती है, इसलिए उस धातु के बाद कौन सा प्रत्यय लगेगा, आत्मनेपद प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगेगा, आत्मनेपद। अब देखिए दूसरी शर्त थी जिस धातु में गा की इत संज्ञा होती हो उस धातु के बाद भी आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। जैसे देखिए ये तो आपका पहला उदाहरण हो गया, और दूसरा जो उदाहरण है आप लिखते हैं सींग। ये ऐसी धातु है विद्यार्थियों जिसमें हलन्त्यम सूत्र से गा की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब जब इत संज्ञक का लोप हो जाएगा तो धातु क्या रह जाएगी, सी रह जाएगी, और सी रह जाती है तो गा की संज्ञा हो गई। और सूत्र भी क्या कहता है, जिस धातु के गा की इत संज्ञा होती है उस धातु में आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। तो देखिए इत संज्ञा हो गई और ये स्थिति आ गई, और आप लिखेंगे ता, और फिर लिख देंगे आप प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय आगम। ठीक है विद्यार्थियों, दो शर्तें थी हमारी। एक तो ऐसी थी कि जैसे पहले हमने पढ़ा कि कौन से प्रत्यय आत्मनेपद होते हैं, कौन से प्रत्यय परस्मय पद होते हैं, लेकिन ये प्रत्यय कहाँ कहाँ लगेंगे। तो यह जो हमारा सूत्र है ये यूँ कहता है कि जिस धातु का अंतिम स्वर इत संज्ञक हो और वह स्वर अनुदात्त हो तो उस धातु में आत्मनेपद प्रत्यय रखते हैं।
तो ये हमारी जो एत धातु है जिसका अंतिम स्वर अनुदात्त भी है और उसकी इत संज्ञा भी होती है, इसलिए उस धातु के बाद क्या लगेगा, आत्मनेपद प्रत्यय। दूसरी शर्त थी सूत्र की कि गा की इत संज्ञा होनी चाहिए। तो देखिए सिंह धातु ऐसी है जिसके गा की इत संज्ञा होकर के सी रह जाता है, और ऐसी जो धातु होती है उसमें भी आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। तो देखिए ये हमारा सूत्र पूरा हो जाता है, इसकी व्याख्या पूरी हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है हमारा लकारों को क्रम से लिखिए, और दूसरा है परस्मयी पद संज्ञा का कौन सा सूत्र है। फिर है विद्यार्थियों वर्तमाने लट सूत्र का अर्थ लिखिए। फिर देखिए आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र लिखिए। और 5वां लिखिए पाणिनि की व्याकरण शब्दानुशासन का दूसरा
क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण का विषय है, आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि व्याकरण ऐसा विषय है जिसमें 35 के 35 नंबर पूरे आ जाते हैं, एक भी नंबर नहीं कटता है विद्यार्थियों आपका। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा भी पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या आती है ज़्यादा तो, क्योंकि इस सत्र में पता नहीं महाविद्यालय कब खुलें, इसलिए आप सावधानीपूर्वक व्याकरण का अध्ययन करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।